अच्छा, भारत का जो नक्शा हम आज देखते हैं, क्या वो हमेशा से बिल्कुल ऐसा ही था? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोचिए 2014 में ही तो तेलंगाना बना था। ये हमें याद दिलाता है कि भारत का नक्शा बदल सकता है और बदलता रहा है। पर सवाल ये है कि ये होता कैसे है? इसका पूरा जवाब हमारे संविधान में ही छिपा है। हमारा संविधान संसद को एक ऐसा अनोखा टूलकिट देता है जिससे वो देश की अंदरूनी सीमाओं को फिर से खींच सकती है। तो आज हम इसी टूलकिट यानी संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 की गहराई में उतरने वाले हैं। तो यही है हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल। इतना बड़ा फैसला मतलब एक पूरा का पूरा नया राज्य बना देना, ये बिना किसी बड़े संवैधानिक संशोधन के कैसे हो सकता है? सिर्फ एक सिंपल मेजॉरिटी यानी साधारण बहुमत से ये सब मुमकिन कैसे है? चलिए आज इसी पूरी प्रक्रिया की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम शुरुआत करेंगे एक अविनाशी संघ के कॉन्सेप्ट से, फिर देखेंगे संसद के नक्शा बदलने वाले टूलकिट को, यानी अनुच्छेद 2 और 3। इसके बाद हम समझेंगे उस साधारण बहुमत के शॉर्टकट को जो अनुच्छेद 4 देता है। फिर जानेंगे कि इस शक्ति की भी कुछ सीमाएं हैं और आखिर में भारत के इस लचीले ढांचे के क्या मायने हैं, इस पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात से शुरू करते हैं। भारत का नक्शा कैसे बदला जा सकता है? इसे समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि भारत की पूरी संघीय संरचना मतलब इसका फेडरल स्ट्रक्चर किस एक मजबूत नींव पर खड़ा है। ये एक लाइन, बस ये एक लाइन ही सब कुछ कह देती है। इसका मतलब बड़ा सीधा है, भारत एक देश के तौर पर अविनाशी है, मतलब इसे कोई तोड़ नहीं सकता, ये हमेशा रहेगा। लेकिन इसके अंदर जो राज्य हैं वो विनाशी हैं, वो पत्थर की लकीर नहीं है। उनकी सीमाएं बदली जा सकती हैं, उनका एरिया कम या ज्यादा किया जा सकता है, या फिर बिल्कुल नए राज्य भी बनाए जा सकते हैं। हमारे संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स है, राज्यों का महासंघ या फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं। और ये कोई छोटी बात नहीं है, इन शब्दों को बहुत सोच समझ को चुना गया था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे साफ करते हुए कहा था कि ऐसा 2 वजहों से है। पहली, भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है, और दूसरी कि इसी वजह से किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। संघ अविनाशी है। तो अब जब नींव की बात समझ आ गई है, तो चलिए उस असली टूलकिट को खोलकर देखते हैं जिसका इस्तेमाल करके संसद भारत का नक्शा बदल सकती है। और इस टूलकिट में 2 मुख्य औजार हैं, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3। अब इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है और इसे याद रखने की एक बहुत आसान ट्रिक है। अनुच्छेद 2 है बाहर से अंदर लाने के लिए, मतलब कोई ऐसा इलाका जो अभी भारत का हिस्सा नहीं है उसे शामिल करना। वहीं अनुच्छेद 3 है अंदर ही अंदर बदलाव करने के लिए, यानी जो राज्य पहले से भारत का हिस्सा है उनकी सीमाओं में फेरबदल करना। तो याद रखिए, 2 मतलब प्रवेश, 3 मतलब परिवर्तन। और जरा देखिए कि अनुच्छेद 3 संसद को कितनी जबरदस्त शक्तियां देता है। वो किसी राज्य को तोड़कर नया राज्य बना सकती है, 2 राज्यों को मिला सकती है, किसी का एरिया घटाया बढ़ा सकती है, बाउंड्री बदल सकती है, और यहाँ तक कि किसी राज्य का नाम तक बदल सकती है। मतलब देश के अंदरूनी नक्शे पर संसद का लगभग पूरा कंट्रोल है। पर ये सब होता कैसे है? इसकी एक प्रक्रिया है। सबसे पहले ऐसा कोई भी बिल सिर्फ राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही संसद में आ सकता है। फिर राष्ट्रपति उस बिल को प्रभावित राज्य की विधानसभा को उनकी राय जानने के लिए भेजते हैं। लेकिन, और ये सबसे अहम बात है, राज्य की राय सिर्फ एक सलाह होती है, वो बाध्यकारी नहीं होती। संसद उस राय को मानने या न मानने के लिए पूरी तरह आजाद है। और इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने बाबूलाल पराटे केस में भी साफ कर दिया था। तो हमने संसद की शक्ति देख ली, प्रक्रिया भी समझ ली, लेकिन जो चीज इस पूरे सिस्टम को इतना तेज और इतना लचीला बनाती है वो है अनुच्छेद 4। इसे आप एक तरह का प्रोसेसर शॉर्टकट या इस पूरे सिस्टम की मास्टर की समझ सकते हैं। और यहीं पर आता है अनुच्छेद 4 का सबसे बड़ा दांव। ये साफ साफ कहता है कि अनुच्छेद 2 या 3 के तहत पास किया गया कोई भी कानून संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। अब ये बात सुनने में शायद छोटी लगे, पर ये बहुत बहुत बड़ी बात है।
इसका मतलब ये हुआ कि राज्यों की सीमाएं बदलने जैसे बड़े काम के लिए भी अनुच्छेद 368 वाली मुश्किल प्रक्रिया की जरूरत नहीं है, जिसमें विशेष बहुमत यानी 2/3 सदस्यों की सहमति चाहिए होती है। नहीं, इसके बजाय ये काम एक आम कानून की तरह साधारण बहुमत से हो जाता है। मतलब जितने सदस्य मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, उनमें से 50% से ज्यादा की सहमति। यही वो शॉर्टकट है जो इस प्रक्रिया को इतना आसान बना देता है। लेकिन संसद की ये शक्ति जितनी विशाल है उतनी असीमित भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही ऐतिहासिक केस ने इस शक्ति पर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी थी। चलिए बेरूपारी यूनियन केस की उस कहानी को समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1947 के बंटवारे से, जब सीमाएं खींचने में कुछ गड़बड़ियां रह गईं। फिर 1958 में भारत और पाकिस्तान के बीच नेहरू नून समझौता हुआ। इसमें तय किया गया कि पश्चिम बंगाल में बेरूबारी यूनियन का एक हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया जाएगा। बस इसी फैसले ने एक बहुत बड़ा संवैधानिक सवाल खड़ा कर दिया। और जब ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो उनका फैसला एकदम साफ और दो टूक था। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 3 संसद को भारत के अंदर राज्यों की सीमाओं को बदलने की शक्ति तो देता है, लेकिन भारत की जमीन का कोई टुकड़ा किसी दूसरे देश को सौंपने की शक्ति नहीं देता। इस फैसले का नतीजा एकदम साफ था। अगर भारत को अपना कोई इलाका किसी दूसरे देश को देना है तो वो अनुच्छेद 3 के साधारण बहुमत वाले शॉर्टकट से नहीं हो सकता। इसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत बाकायदा एक संविधान संशोधन करना ही पड़ेगा। और ठीक इसी फैसले के बाद बेरूबारी का इलाका पाकिस्तान को सौंपने के लिए 1960 में 9वां संविधान संशोधन कानून पास किया गया। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। आखिर ये पूरा सिस्टम हमें भारत के संवैधानिक ढांचे के बारे में क्या बताता है। फटाफट इसे समेटते हैं। तो आज हमने जो कुछ भी समझा उसका निचोड़ ये है, भारत एक अविनाशी संघ है जिसके अंदर के राज्य विनाशी हैं, यानी उन्हें बदला जा सकता है। संसद के पास अनुच्छेद 3 के तहत देश का अंदरूनी नक्शा बदलने की जबरदस्त शक्ति है। ये सब अनुच्छेद 4 की वजह से साधारण बहुमत से ही हो जाता है और इस प्रक्रिया में राज्यों की भूमिका सिर्फ सलाह देने तक ही सीमित है। लेकिन जैसा कि बेरूबारी केस ने तय किया, एक सीमा भी है। देश की जमीन किसी और को देने के लिए एक पूरा संवैधानिक संशोधन जरूरी है। ये लचीला सिस्टम भारत को समय के साथ बदलती प्रशासनिक जरूरतों और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के हिसाब से ढलने की एक गजब की क्षमता देता है। लेकिन ये हमें एक गहरे सवाल के साथ भी छोड़ जाता है। सवाल ये है कि एक मजबूत केंद्र और उसके राज्यों के अधिकारों के इस नाजुक संतुलन में वो सही पॉइंट आखिर कहाँ मिलता है। ये एक सोचने वाली बात है।